यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह बताऊं कि कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। जापान में धाकड़ डील्स, चीन में मोदी मोदी हो रहा है, ट्रंप का कैसा सॉलिड इलाज पीएम मोदी ने शुरू कर दिया है, आज आपको यह दिखाऊंगा। इधर मोदी का सबसे पावरफुल पंच, उधर जिनपिंग का शक्ति प्रदर्शन। ट्रंप और राहुल दोनों सन्नाटे में हैं क्या? जिनपिंग ने पीएम मोदी के लिए सीक्रेट चिट्ठी में क्या लिखा था जिसने पूरा गेम पलट दिया, आज उस चिट्ठी के बारे में आपको बताऊंगा। मोदी, पुतिन और जिनपिंग चीन में वर्ल्ड ऑर्डर बदल देने वाली महा मीटिंग की कैसी तैयारियां चल रही हैं, वो भी आपके लिए लेकर आया हूं। पीएम मोदी को मां की गाली, लाठियां चल गई, बवाल मच गया, बीजेपी ने कैसे गदर काट दिया, आपको दिखाऊंगा। मोदी को मां की गाली वाले बवाल पर राहुल गांधी ने क्या कहा कि सुनकर शॉक्ड रह जाएंगे, वो भी लाया हूं। पीएम मोदी को गाली के बाद इंडी का नया कांड, अब किसने अमित शाह की गर्दन काटने की बात कह दी। अमेरिका में हड़कंप, हाथों में धब्बे, पैरों में सूजन, लड़खड़ाते ट्रंप को कौन सी भयानक बीमारी हो गई है, आज उसके बारे में बताऊंगा। क्या ट्रंप की तबीयत इतनी खराब है कि कभी भी अनहोनी हो सकती है? क्या ट्रंप को कुर्सी भी छोड़नी पड़ सकती है? आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं से ऐसा क्या कह दिया कि ओवैसी को गजब आग लग गई। मोहन भागवत को मोदी का गुरु घंटाल बताने वाले ओवैसी को किस मौलाना ने ही रगड़ दिया, आज आपको यह भी बताऊंगा। पाठशाला की पहली क्लास, जापान में धाकड़ डील्स, चीन में मोदी मोदी हो रहा, ट्रंप का कैसा सॉलिड इलाज होने लगा है, क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। इधर मोदी का सबसे पावरफुल पंच, उधर जिनपिंग का शक्ति प्रदर्शन। ट्रंप राहुल दोनों सन्नाटे में हैं क्या? जिनपिंग ने पीएम मोदी के लिए सीक्रेट चिट्ठी में क्या लिखा था जिसने पूरा गेम पलट दिया। और मोदी, पुतिन, जिनपिंग चीन में वर्ल्ड ऑर्डर बदल देने वाली महा मीटिंग के ठीक पहले कैसी तैयारियां चल रही हैं, सबसे पहले इसकी बात। इस वक्त पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी के चीन जाने की ही चर्चा चल रही है बॉस। नरेंद्र मोदी अभी तो जापान में है और जापान से ही उन्होंने ऐसे ऐसे धमाके करने शुरू कर दिए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ रहा होगा भैया कि ये अभी चीन जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन ये तो अभी ट्रेलर है, असली धमाका तो तब होगा जब नरेंद्र मोदी चीन पहुंचेंगे। अमेरिका में इस पर खूब बात हो रही है। वहां के लोग ट्रंप को खूब सुना रहे हैं क्योंकि ट्रंप की सनक और अकड़ के चक्कर में ग्लोबल पॉलिटिक्स में ऐसा उलटफेर होने जा रहा है जो किसी ने सोचा नहीं। वो काम आज की डेट में होने जा रहा है बॉस। चीन का भारत के करीब आ जाना, चीन का भारत के लिए एकदम से बिछ जाना और नरेंद्र मोदी का चीन के दौरे के लिए तैयार हो जाना, यह ग्लोबल पॉलिटिक्स में उलटफेर से कम नहीं है। खुद अमेरिका को भी एहसास हो चुका है कि बॉस ट्रंप ने गलत आदमी से पंगा ले लिया। ट्रंप ने भारत और चीन को करीब कर दिया, जो अमेरिका अब अपने लिए खतरे की घंटी मान रहा है। पीएम मोदी के चीन दौरे से परेशान ट्रंप और उनकी टीम बहुत हाथ पैर मार रहे हैं। बड़ी बड़ी धमकियां दी गई, लेकिन जितनी चालें उधर ट्रंप के लोग चल रहे थे, जितनी तिकड़में उधर ट्रंप के चमचों की फौज लगा रही थी, इधर उतना ही चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में बिछा जा रहा है। आपको इस समय की स्थिति बताता हूं कि क्या ही गजब चल रहा है बॉस। पीएम मोदी के दौरे से पहले भाई साहब चीन की मीडिया में मोदी मोदी चल रहा है। पीएम मोदी के आने से ठीक पहले चीन की सेना बॉर्डर पर शांति शांति का राग गा रही है। पीएम मोदी के आने से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत को एक लिखी सीक्रेट चिट्ठी जो है वो लीक हो गई है। इस लेटर में शी जिनपिंग ने पीएम मोदी के नाम जो दोस्ती का संदेश दिया था, उसे ट्रंप पढ़ लेंगे तो सिर चकरा जाएगा। क्योंकि यहां तो पीएम मोदी ट्रंप से फोन पर बातचीत नहीं कर रहे, उधर मोदी जिनपिंग से बीच लेटर वाली दोस्ती चल रही है। और सिर्फ ट्रंप क्यों, जो राहुल गांधी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की चीन पॉलिसी फेल है, मोदी तो नरेंद्र सरेंडर हैं, वो भी देखें कि चीन ने क्या लिखा था सीक्रेट लेटर में और क्या हो रहा है। जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह सब पसंद तो नहीं आएगा। इसलिए जैसे जैसे पीएम मोदी के चीन जाने की डेट नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ट्रंप ने अपने चमचों की फौज को और एक्टिव कर दिया, जो हर दिन पीएम मोदी को टारगेट कर रहा है। उनको लग रहा है इससे शायद जो है पीएम मोदी थोड़ा सा नर्वस होंगे तो कुछ मामला रुकेगा। भारत आज की डेट में नर्वस ही आने वाला देश है।
अब इन धमकियों से कुछ होना जाना है नहीं। ट्रंप को जो करना था कर दिया, टैरिफ लगाना था लगा दिया। भारत उसका जो नुकसान झेलना है झेलेगा, खुल के बोल चुका है। ट्रंप के पास जो बम थे तुमने फोड़ दिए भाई, अब बारी भारत की है, पीएम मोदी की है, हम फोड़ के तुमको दिखाते हैं बम। पीएम मोदी के जापान दौरे के साथ ही ट्रंप के साथ खेल शुरू हो चुका है, क्योंकि जापान उस क्वाड का हिस्सा है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। जापान वो देश है जो भारत की तरह ही ट्रंप की टैरिफ नीतियों से परेशान है। पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले जापान ने अमेरिका से ट्रेड डील की बातचीत को लटका दिया। उधर ऑस्ट्रेलिया, जो क्वाड का एक और सदस्य देश है, उसने टैरिफ के मुद्दे पर खुलकर भारत का साथ दे दिया। यानी ट्रंप ने उस क्वाड के भविष्य को भी खतरे में डाल दिया है, जिसे इंडो पैसिफिक में चीन को बैलेंस करने के लिए बनाया गया था। यही वजह है कि भारत से भिड़ते ट्रंप की अमेरिका में भयंकर आलोचना हो रही है कि भाई तुम क्या ही कर रहे हो। चीन से भिड़ने के लिए क्वाड था, क्वाड के 3 देश भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये एक साइड हो गए, ट्रंप उधर अकेले हैं। पीएम मोदी अपने चीन और भारत दौरे से ट्रंप को क्या झटका देने वाले हैं? जापान दौरे पर पीएम मोदी के स्वागत की कौन सी धांसू तस्वीरें आ गई? मोदी के लिए शी जिनपिंग ने कौन सा सीक्रेट लेटर लिखा? भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कौन सा डेटा आया है जो डेड इकोनॉमी कहने वालों के होश उड़ा देगा? ट्रंप को बैक टू बैक झटका देने के लिए शी जिनपिंग से कौन सा शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं? ये सब आपको दिखाऊं, उससे पहले जरा ट्रेलर देखिए। हम दिल से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित आगाह हो हमारे देश। सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। वर्ल्ड इज नॉट जस्ट वॉचिंग इंडिया, इट इज काउंटिंग ऑन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जापान में है। वहां बड़ी बड़ी डील्स होने वाली हैं और ये ऐसी डील हैं जो ट्रंप के टैरिफ का जवाब है। उनके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि पीएम मोदी जब जापान पहुंचे तो क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद फिर चीन के बारे में बताऊंगा। जापान पहुंचते ही पीएम मोदी का गजब का स्वागत हुआ। नरेंद्र मोदी के स्वागत में जापान के कलाकारों ने राजस्थानी लोकगीत गाए, गायत्री मंत्र पढ़ा, भरतनाट्यम की प्रस्तुति हुई। यानी जापान में भारतीय संस्कृति की झलक के साथ पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। एक बार छोटी सी झलक उसकी भी देखिए। हम दिल से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित आगाह हो हमारे देश। हारी जाओ रे, बलिहारी जाओ रे, मारे सतगुरु आंगन आया रे, मेवारी जाओ रे। जापानी लोग भी गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं भाई। नरेंद्र मोदी 7 साल के बाद द्विपक्षीय दौरे पर जापान पहुंचे। इससे जापान में रहने वाले भारतीयों का उत्साह भी बढ़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी को जापान में देखते ही भारतीयों का जो कॉन्फिडेंस है वो कई गुना बढ़ गया। लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। पीएम मोदी की एक झलक पाकर लोग भावुक हो गए। जापान में पीएम मोदी का कैसे स्वागत हुआ, मोदी मोदी के नारे लगे, लोग रोने लग गए भाई। देखिए जरा एक बार।
हमारा कोई बड़ा लाइक बाप टाइप कोई वहाँ से ऐसे चल के आ रहा है और वो ऐसे लगा कि सब मेरा तो ब्लैकआउट हो गया था। मुझे इतना अच्छा लगा आई कांट से एनीथिंग। हाँ यार वो प्राउड मोमेंट है ना, उन्होंने हमें इतने ऊपर पहुँचाया है। जापान के दौरे पर पीएम मोदी को एक बहुत ही खास गिफ्ट भी मिला। पीएम मोदी को जापान की ट्रेडिशनल दारुमा डॉल भेंट की गई। जापान में इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। टोक्यो में शोरिंजन दारुमाजी मंदिर के मुख्य पुजारी ने पीएम मोदी को यह खास डॉल भेंट की। इसे जापान के जैन बौद्ध धर्म के संस्थापक बोधि धर्म का प्रतीकात्मक रूप भी माना जाता है। दारुमा डॉल जापानी संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसे काफी पवित्र और सौभाग्य वाली डॉल माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जापान के पीएम से बातचीत भी की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम मोदी ने टोक्यो में इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम को भी संबोधित किया। मोदी ने जापान के मैन्युफैक्चरर्स को भारत में आकर काम करने का न्योता दिया। नरेंद्र मोदी ने यहीं पर मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड का नारा दिया कि मतलब भारत में आके बनाइए लेकिन दुनिया के लिए बनाइए, मतलब यहां बनाइए, बढ़िया वर्कफोर्स है, सस्ते में बनेगा, दुनिया में बेचिए, मुनाफा कमाइए। सुनिए एक बार पीएम मोदी ने क्या कहा है। The world is not just watching India. It is counting on India. मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। आप अगर कंपैरिजन कीजिए, एक तरफ दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की सनक की, उनकी धमकियों की चर्चा है कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा कर दूंगा, वैसा नहीं करोगे तो वैसा कर दूंगा, मेरे यहां इन्वेस्ट करो नहीं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और दूसरी तरफ आप भारत की लाइन देखिए, नरेंद्र मोदी की लाइन देखिए, सौम्यता के साथ बता रहे हैं कि हम टैलेंट का पावर हाउस हैं, आप टेक का पावर हाउस हैं, आइए मिलकर काम करते हैं, आप भी बढ़िया कीजिए, हम भी बढ़िया करें। यह है भारत। भारत और जापान के बीच जो अहम समझौते हुए हैं उसके बारे में भी आपको बताता हूं। अगले 10 साल में जापान भारत में करीब 10,000 अरब येन का निवेश करेगा। दोनों देशों ने अगले 10 सालों के लिए एक संयुक्त रणनीति तैयार की है। इसमें आर्थिक साझेदारी, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे 8 बड़े क्षेत्रों पर मिलकर काम करने की बात हुई है। दोनों देश मिलकर नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेंगे। दोनों देशों ने अगले 5 साल में करीब 5 लाख लोगों के आपसी आदान प्रदान का लक्ष्य रखा है। कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए दोनों देश मिलकर नई तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, खनन और प्रोसेसिंग के लिए भारत और जापान ने साझेदारी की है। भारत और जापान मिलकर चंद्रयान 5 मिशन पर भी काम करेंगे। इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स, क्लीन एनर्जी पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे। एआई के सेक्टर में भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। इसके लिए जापान इंडिया एआई इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। इस समझौते के अलावा भारत और जापान के बीच नेक्स्ट जनरेशन बुलेट ट्रेन को लेकर भी बातचीत हो रही है। इस बुलेट ट्रेन का नाम E10 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन है। भारत में इस बुलेट ट्रेन का जॉइंट प्रोडक्शन करने पर बात हो सकती है। अभी भारत में जो बुलेट ट्रेन आनी है वो E5 शिंकानसेन है, जो बुलेट ट्रेन का पुराना वर्जन है। लेकिन पीएम मोदी ने नेक्स्ट जनरेशन बुलेट ट्रेन में दिलचस्पी दिखाई है। भारत में बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलनी है। इसका पहला सेक्शन साल 2027 तक तैयार हो जाएगा, जबकि अहमदाबाद से मुंबई तक का पूरा रूट 2028 तक शुरू होने का अनुमान है। जापान वो देश है जिससे नरेंद्र मोदी का कनेक्शन तब से है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पीएम मोदी साल 2007 और साल 2012 में भी जापान के दौरे पर गए थे। साल 2007 में नरेंद्र मोदी 40 मेंबर का डेलीगेशन लेकर जापान गए थे। सीएम बनने के टाइम से ही नरेंद्र मोदी ने जापान से अपने कनेक्शन को बढ़ाया और जापान की कंपनियों को गुजरात आकर बिजनेस करने का न्योता दिया। ये तब की तस्वीर है। यह भी दावा है कि उस वक्त सीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी ने जापान की हाई स्पीड ट्रेन में सफर किया था और वहीं से उन्हें अहमदाबाद से मुंबई के बीच हाई स्पीड ट्रेन यानी बुलेट ट्रेन चलाने की प्रेरणा मिली। लेकिन अभी तो नरेंद्र मोदी ने जापान जाकर दुनिया को सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया। अभी तो असली पिक्चर चीन में दिखनी है। आप यह देखिए कि जापान पहुंचते ही नरेंद्र मोदी ने पहले चीन की बात की और ट्रंप पर बम फोड़ दिया। जापान के एक न्यूज़पेपर योमिउरी शिंबुन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू दिया। इसमें पीएम मोदी ने भारत और चीन के अच्छे संबंधों की वकालत की। जापान में पीएम मोदी ने ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा
कि दुनिया की आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने के लिए भारत और चीन का साथ काम करना जरूरी है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत आपसी सम्मान और हितों के आधार पर चीन के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के अच्छे रिश्ते दुनिया की शांति और समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। मोदी ने कहा कि दुनिया में जो उथल पुथल मची हुई है उसे देखते हुए भारत और चीन का एक साथ आना जरूरी है। यानी वो बैठे चीन में थे, इंटरव्यू चीन के अखबार को दे रहे थे, लेकिन वहां आग किसको लगेगी? ट्रंप को। और चीन को भी मैसेज चला गया कि जितना हम मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी भी अभी ये कहते हुए कि भाई एकदम म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, फिर इधर उधर फालतू का काम मत करना, तभी दोस्ती कर रहे हैं। इधर पीएम मोदी चीन की बात कर रहे हैं, उधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले सीक्रेट लेटर लिख रहे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसी साल मार्च में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने अमेरिका भारत के बीच डील से चीन के हितों को हो सकने वाले नुकसान पर चिंता जताई थी। मार्च में जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चीन के खिलाफ टैरिफ वॉर को तेज कर रहे थे, तभी शी जिनपिंग ने भारत को चिट्ठी लिख दी थी। दावा है कि चिट्ठी के जरिए शी जिनपिंग ने भारत और चीन के संबंधों में सुधार की संभावनाएं टटोली। दावा है कि भारत के राष्ट्रपति को भेजी गई शी जिनपिंग की चिट्ठी में पीएम मोदी के लिए दोस्ती का संदेश था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जून तक भारत ने जिनपिंग की चिट्ठी का कोई ठोस जवाब नहीं दिया, लेकिन इसके बाद बदले हालात भारत और चीन को साथ ले आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेले ट्रंप के चक्कर में भारत और चीन के रिश्ते सुधर रहे हैं, बल्कि संबंध सुधरने की शुरुआत तो पिछले साल हो गई थी। ट्रंप ने इसकी स्पीड बढ़ा दी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मार्च में शी जिनपिंग के लेटर के बाद से ही चीन के नेता भारत और चीन के संबंधों को सुधारने पर जोर दे रहे थे। यानी भारत अचानक से चीन पर भरोसा करने लग गया, जिनपिंग पर भरोसा करने लग गया, ऐसा नहीं है। चीन भारत के सामने आया कि आओ यार दोस्ती कर लेते हैं, और भारत अभी भी दोस्ती के लिए बढ़ तो रहा है क्योंकि ऐसी सिचुएशन बन गई है, लेकिन फूंक फूंक के कदम रख रहा है। शी जिनपिंग के लेटर से 3 बातें तो साफ हो चुकी हैं। पहली ये कि खुद चीन के राष्ट्रपति ने भारत से संबंध सुधारने की पहल की थी, यह चीन की गंभीरता को दिखाता है। दूसरा यह कि पीएम मोदी ने एकदम से आंख बंद करके चीन पर भरोसा नहीं जताया, हालात को देखा परखा, तब जाकर चीन जाने का फैसला लिया। तीसरी बात यह है कि जब चीन को लगा कि उस पर मुसीबत आने वाली है, ट्रंप टैरिफ वॉर शुरू करने वाले हैं, तो उसने खुद को बचाने के लिए सबसे पहले भारत को याद किया, पाकिस्तान को नहीं, क्योंकि चीन भी जानता है कि पाकिस्तान की कोई औकात ही नहीं है। भिखारी से कौन क्या मदद मांगेगा। पीएम मोदी के चीन दौरे को लेकर एक और बड़ी खबर आई। चीन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच एक बार नहीं बल्कि 2 बार द्विपक्षीय वार्ता होगी, यह भी कहा जा रहा है। पीएम मोदी शनिवार शाम को चीन के तियानजिन पहुंचेंगे। संडे की दोपहर को मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय वार्ता होनी है, और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अगले दिन एससीओ समिट से पहले भी दोनों नेता फिर मिलेंगे। सोमवार को पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति से भी द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं। यह 7 सालों में पीएम मोदी की पहली चीन यात्रा है। पीएम मोदी के चीन दौरे से पहले चीन की मीडिया में भी मोदी मोदी हो रहा है। जैसे चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक मोड़ बताया है। अखबार ने लिखा है कि भारत चीन की दोस्ती न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि पीएम मोदी की चीन यात्रा ने ट्रंप को परेशान कर दिया होगा। भारत और चीन आज के दौर में एशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का डबल इंजन है। अगर एशिया की ये 2 महाशक्तियां साथ आईं तो वॉशिंगटन की आधिपत्य वाली राजनीति ध्वस्त हो जाएगी। यह चीन का सरकारी मीडिया लिख रहा है बॉस। चीन के सरकारी अखबार चाइना डेली ने लिखा है कि चीन और भारत का मेलजोल वैश्विक परिस्थितियों से निपटने के लिए जरूरी है। मैंने आपको कहा ना, वहां की मीडिया में भी मोदी मोदी चल रहा है भाई। इधर पीएम मोदी चीन जा रहे हैं, उधर ट्रंप के लोग यह कहकर भारत को डरा रहे थे कि चीन तो तानाशाह देश है, बॉर्डर पे गुंडागर्दी करता है, भारत चीन से हाथ मिलाकर गलती करेगा। तुम तो बहुत बड़े डेमोक्रेटिक देश थे, तुमने तो धोखा दे दिया, ये करो नहीं तो ये कर देंगे, वो नहीं किया तो 25% एक्स्ट्रा लगा देंगे, अभी 500% लगा देंगे, इतना टैरिफ लगा देंगे कि सिर चक्कर आ जाएगा, वगैरह वगैरह, जो ट्रंप अपनी कहानी सुनाते हैं। तो तुमने क्या कमाल कर लिया, तुमने भी तो धोखा ही दिया। तो भाई तुम डेमोक्रेटिक देश होके धोखा दे रहे हो, वो तानाशाह देश है, उससे भी बात करके देख लेते हैं। उसका कम से कम कंफर्म तो है कि धोखा देता रहा, तो उस पर नजर रखनी है। आप देखिए कि पीएम मोदी के चीन दौरे से ठीक पहले भारत चीन बॉर्डर को लेकर चीन की सेना का बड़ा बयान आ गया है। चीन की सेना ने कहा है कि हाल ही में भारत के साथ हुई सकारात्मक और रचनात्मक सीमा वार्ता में 10 बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद दोनों देशों को अपने बॉर्डर इलाके में शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहिए।
हाल ही में भारत के एनएसए और चीन के विदेश मंत्री के बीच जो बातचीत हुई है उसमें 10 सूत्रीय आम सहमति बनी। यह भी तय हुआ कि बॉर्डर मैनेजमेंट और कंट्रोल को मजबूत करने के लिए डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। चीन की तरफ से कहा गया कि 2025 में भारत और चीन के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों को इस मौके पर द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा देनी चाहिए। चीन कह रहा है कि दोनों देश आपसी सम्मान, आपसी फायदे की भावना के साथ आगे बढ़ सकते हैं। भारत के साथ बॉर्डर को लेकर बातचीत पर चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह सारी डिटेल तब बताई जब चीन को लेकर अमेरिका भारत को यह डराने में जुटा है कि देखो देखो ये बॉर्डर पे फिर कुछ करेगा, साथ न जाना इसके। चीन की सेना की तरफ से बताया गया है कि भारत के साथ बातचीत में 5 ठोस फैसले लिए गए, जिसमें सबसे जरूरी है एक एक्सपर्ट ग्रुप की नियुक्ति जो बॉर्डर विवाद को सुलझाने पर जोर देगी। देखिए बॉस, सिंपल सी लाइन है, चीन भारत की ताकत जानता है और उसको समझ में आ रहा है कि मुझे भारत की जरूरत है। ट्रंप भी भारत की ताकत जानते हैं, लेकिन वो सनक में है कि नहीं ऐसे कैसे, मेरी कैसे नहीं सुनोगे। अरे दिन पलट गया बॉस। चीन भारत की ताकत समझ रहा है, इसलिए वो भारत से दोस्ती कर रहा है। भारत की ताकत उसकी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, जिसको राहुल गांधी कह रहे थे कि ट्रंप ने कह दिया, इसका मतलब उसको भी समझ में आ रहा है कि डेड इकोनॉमी है। वो डेड इकोनॉमी आज की डेट में रॉकेट इकोनॉमी बनी हुई है बॉस। राहुल गांधी और ट्रंप के कह देने से सच नहीं बदल जाता। आज ही जीडीपी के आंकड़े आए। अगर ये शो जो भी लोग देख रहे हैं जो डेड इकोनॉमी भारत को मानते हैं वो बैठ जाने, तो चक्कर आ जाएगा ये सुन के कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है, अगर आप उसको सुनेंगे, डेड इकोनॉमी लोग बताते हैं। भारत की जीडीपी की ग्रोथ सुनिए बॉस, 2025-26, 2025-26 अप्रैल से जून, अप्रैल से जून तक जो तिमाही है, उसमें अगर आप देखेंगे भारत की ग्रोथ रेट कितनी है, सुनिएगा बॉस, 7.8 बॉस, 7.8, दुनिया में सबसे ज्यादा। और अनुमान क्या था कि कितना ये रहेगा, आप सोचिए कैसे अनुमान का छप्पर फाड़ के निकल गया ऊपर। अनुमान था 6.7% का और ये है कितना बॉस, 7.8%। अनुमान से भी 1.1% ज्यादा। और इसी मामले में अगर आप देखिएगा चीन इस दौरान कितना रहा है, चीन रहा है 5.2% बॉस, उसकी ग्रोथ रेट। भारत की ये जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले 5 तिमाही में सबसे ज्यादा है। तो राहुल गांधी, ट्रंप जिसको डेड इकोनॉमी बता रहे थे, भाई वो छप्पर फाड़ के ऊपर जा रही है। भारत की जीडीपी ग्रोथ की आंकड़े ट्रंप की अकड़ को चूर चूर करने वाले हैं, क्योंकि भारत की इकोनॉमी को ट्रंप खत्म बता रहे थे। भारत ने ट्रंप का तगड़ा इलाज शुरू कर दिया, साथ में चीन भी ट्रंप को बैक टू बैक झटके दे रहा है। दरअसल शी जिनपिंग चीन में शक्ति प्रदर्शन का एक बड़ा शो करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें वो पुतिन समेत 26 देशों के नेताओं को बुला रहे हैं। शी जिनपिंग दुनिया भर के नेताओं को जुटाकर 200% टैरिफ की धमकी देने वाले ट्रंप को अपनी ताकत और ट्रंप की औकात दिखाना चाहते हैं। शक्ति प्रदर्शन का यह मैदान तो शी जिनपिंग का होगा, लेकिन इसके लाइमलाइट में पुतिन होंगे। शी जिनपिंग और पुतिन मिलकर बीजिंग में वैसा ही पावर शो करेंगे जैसा ट्रंप ने ज़ेलेंस्की और यूरोप के नेताओं को बुलाकर किया। 3 सितंबर को बीजिंग में भव्य मिलिट्री परेड होने वाली है। यह परेड बीजिंग के तियानमेन चौक पर आयोजित होगी। इस परेड में पुतिन, किम जोंग उन समेत 26 देशों के नेता शामिल होंगे। मिलिट्री परेड के जरिए चीन अपनी सैन्य ताकत को दिखाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ चीन की जीत को लेकर यह मिलिट्री परेड हर साल आयोजित होती है। शी जिनपिंग ने इस परेड में कई यूरोपीय और एशियाई देशों के नेताओं को भी न्योता दिया है, लेकिन जापान के विरोध की वजह से कुछ देश इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन बॉस, ये एक मैसेजिंग है ट्रंप को कि देखो मैं पुतिन के साथ खड़ा हूं और मेरी ताकत पुतिन के साथ है। लेकिन चीन में असली शक्ति प्रदर्शन तो तब होगा जब एससीओ समिट में पीएम मोदी, जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक साथ एक मंच पे नजर आएंगे बॉस। एससीओ समिट की सारी हाईलाइट इन तीनों पर रहने वाली है। हालांकि एससीओ समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, लेकिन मोदी, जिनपिंग, पुतिन की जोड़ी के आगे भिखारी देश पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को कोई ज्यादा पूछने वाला है नहीं।
इसके बाद एक और शक्ति प्रदर्शन तब होगा जब पुतिन भारत आएंगे। दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत आना कंफर्म हो गया है, यानी डोनाल्ड ट्रंप उछलते रह गए, यहां अकेला हो गया बॉस। अब मन ही मन गाली देना है तो दे सकते हैं अपने उन सलाहकारों को जिन्होंने ट्रंप को यह सब करके चने की झाड़ पे चढ़ाया। लेकिन जब गाली की बात हो ही रही है तो भारतीय पॉलिटिक्स में जैसे गाली गलौच हो रहा है उसके भी चर्चा करते हैं। पाठशाला में अगला चैप्टर, पीएम मोदी को मां की गाली, लाठियां चल गई, बवाल मच गया, बीजेपी ने गदर काट दिया। भाई मोदी को मां की गाली वाले बवाल पर राहुल गांधी ने क्या कहा कि सुनकर शॉक्ड रह जाएंगे। पीएम मोदी को गाली के बाद इंडी का नया कांड, अब किसने अमित शाह की गर्दन काटने की बात कह दी, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। बिहार में यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी पीएम मोदी के लिए किस तरह तू तड़ाक वाली भाषा बोल रहे हैं, सबने देखा। लेकिन अब बात तो उससे आगे चली गई। पीएम मोदी को मां की गाली देने पर बड़ा बवाल मच गया कि भाई देखिए वहां किसी ने पीएम मोदी को मां की गाली दे दी, वो जो कार्यक्रम था उसमें किसी कार्यकर्ता ने। बीजेपी फुल फायर है, आज बड़े बड़े नेता उतर गए सड़क पर, अमित शाह, सीएम योगी सब जवाब दे रहे हैं कांग्रेस को। सबने कांग्रेस को निशाने पर लिया कि कांग्रेस के मंचों से यह सब क्या हो रहा है। भाई देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के मंत्री और कार्यकर्ता विरोध जताने के लिए कांग्रेस दफ्तरों के बाहर पहुंच गए। पटना में तो कांग्रेस दफ्तर के बाहर जैसे युद्ध हो गया। भाई कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लाठियां चल गई और दोनों तरफ से चली हैं। देखिए कांग्रेस से भी लाठी भांज रहे हैं, बीजेपी वाले भी भांज रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बाप रे बाप बीजेपी हिंसा कर रही है। बीजेपी की लाठी हिंसा, उनकी लाठी जो है वो अहिंसा। पत्थरबाजी भी हुई, लेकिन इस बवाल पर राहुल गांधी ने जो कहा उसे तो सुनकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। गाली कांड पर राहुल गांधी और कांग्रेस से कोई जवाब देते नहीं बने, तो गाली देने वालों को बीजेपी का एजेंट बताकर नया एंगल देने की कोशिश शुरू हो गई। आज पाठशाला में पीएम मोदी को मां की गाली दिए जाने पर मचे बवाल की एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। साथ ही पीएम मोदी को गाली के बाद इंडी के नए कांड की भी बात होगी, जिसमें अमित शाह की गर्दन काटने की बात कह दी गई है। लेकिन पहले जो घमासान मचा उसकी एक झलक देखिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईंटा पत्थर चलाए जा रहे हैं। साफ गुंडागर्दी करवा रहे हैं, शीशा फोड़ दिया मेरे गाड़ी का, वहां मार फोड़ दिया, आश्रम में घुस। पहले अपने एजेंट्स को हमारी सभाओं में भेजते, इस तरह की गाली गलौज करवाते हैं, गंदे भद्दे नारे दिलवाते हैं, फिर हम पर हमला बोलते हैं कि हमारे लोग थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने का मतलब सूरज पे थूकने जैसा है। ये थूक इनके ऊपर आ रहा है। शायद बीजेपी के लोग भी अंदर छोड़े होते हैं, बीजेपी वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दिए जाने पर बवाल हो गया। सबसे पहले बात पटना की, जहां पीएम मोदी को मां की गाली देने को लेकर आज भयंकर गदर खट गया। बिहार के मंत्री और बीजेपी कार्यकर्ता आज पटना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पहुंचे। इन लोगों के हाथों में मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार और मां का अपमान कांग्रेस की पहचान जैसे पोस्टर नजर आए। बीजेपी की कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसे सुनकर कांग्रेस के कार्यकर्ता दफ्तर से बाहर निकले। देखते ही देखते दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच लाठियां चलनी शुरू हो गई। देखिए कैसा माहौल बन गया। मारपीट की स्थिति यहाँ पर दिख रही है, हाथापाई चल रही है। यहाँ पर एक तरफ से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहले से मौजूद थे और दूसरी तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ता। तो देखिए किस तरह से लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कैसे डंडे चल रहे हैं एक दूसरे पर। यहाँ पर किस तरह से देखिए मारपीट की स्थिति। यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के बाहर की तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं और तस्वीर देखिए किस तरह से डंडे चलाए जा रहे हैं, एक दूसरे को
पर जो है अटैक किया जा रहा है। पुलिस की यहाँ पर तैनाती रखी गई थी और माना जा रहा था कि यहाँ पर स्थिति जो है वो यहाँ पर कंट्रोल से बाहर होगी। और वही तस्वीर यहाँ पर दिख रही है किस तरह से यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करते हुए पहुंचे और उसके बाद यहाँ पर डंडे चलने लगे हैं। देखिए किस तरह से डंडे चलाए जा रहे हैं। एक दूसरे के कार्यकर्ता, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। यहाँ पर देखिए पत्थर भी चलाए जा रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ईंट और पत्थर फेंकने का आरोप लगाया और कांग्रेस दफ्तर का गेट तोड़कर अंदर घुस गए। कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दफ्तर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। सुनिए पूरे बवाल पर बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने क्या कहा और बीजेपी के प्रदर्शन पर कांग्रेसी कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देता हूं, आपने मां का अपमान किया है। एक एक बिहारी बेटा आपको इसका जवाब देगा। आपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है। एक एक भाजपा कार्यकर्ता इसका बदला लेगा। अब आप तो देख सकते हैं, हम प्रदर्शन करने आए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईंटा पत्थर चलाए जा रहे हैं, बंदूक दिखाए जा रहे हैं। तो भाजपा कार्यकर्ता बंदूक और ईंटा से नहीं डरता, पत्थर भी खाएगा, माथा भी फोड़ाएगा, शहीद हो जाएगा, पर इस माँ के अपमान का बदला लेके रहेगा। प्रशासन खुद झंडा लेके, सिपाही खुद भाजपा का झंडा लेके घुसा है। यह पूरा अरे सरकार की संलिप्तता से काम हो रहा है। नीतीश कुमार जी यह काम जो करवा रहे हैं ना, ये पूरी तरह गलत है। जो करवा रहे हैं आप देखिए, सिपाही झंडा लिए हुए है, भाजपा का झंडा सिपाही लिए हुए है भाई, प्रशासन का आदमी लिए हुए है। साफ गुंडागर्दी करवा रहे हैं। शीशा फोड़ दिया मेरे गाड़ी का, वहां मार दी, फोड़ दिया, आश्रम में घुस। गाली कांड पर बवाल सिर्फ पटना में ही नहीं हुआ, बिहार के दूसरे शहरों में भी पीएम मोदी को दी गई मां की गाली से बढ़ के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं, जहां गाली कांड पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं की कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की के बीच बीजेपी कार्यकर्ता लगातार राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। बिहार नहीं, पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गाली कांड के खिलाफ मोर्चा खोला। कोलकाता में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर भी बवाल हुआ। अब यह भी देखिए कि जो राहुल गांधी पीएम मोदी को दी गई मां की गाली पर अभी तक एक शब्द नहीं बोले, गाली देने के आरोपी पर कांग्रेस ने अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया। उन्हीं राहुल गांधी ने पटना में हुए बवाल के लिए बीजेपी को घेरने में देर नहीं लगाई। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना है तोड़ना है, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे, सत्यमेव जयते। इनका ट्वीट पढ़ के आपको लगेगा कि जैसे कांग्रेसी बैठ के वहां अंग्रेजों के समय में अंग्रेज लाठी चलाते थे और मार खाते थे, वैसे ही मार खा रहे होंगे। दोनों तरफ से लाठी चल रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मारो जितना मारना है। आप नहीं मार रहे हैं, आपके कार्यकर्ता नहीं मार रहे हैं। अब मां को गाली दी गई, यह संविधान बचाने की लड़ाई हो गई। इसमें सत्य अहिंसा कहां से आ गया? एक शब्द यह नहीं लिखे कि जिसने मां को गाली दी वो गलत किया। ऊपर से गाली कांड पर राहुल गांधी से जवाब देते नहीं बनना। बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस पर चौतरफा अटैक कर रही है, तो आज राहुल गांधी को बचाने के लिए कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता गाली कांड को अलग एंगल में ले गए। पहले कहा गया कि जिस वक्त पीएम मोदी को गाली दी गई उस वक्त राहुल गांधी दरभंगा के कार्यक्रम से निकल चुके थे। ठीक है भाई, आज कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गाली कांड को बीजेपी का टूल किट बता दिया। आरोप लगा दिया कि बीजेपी वाले खुद ही पहले अपने एजेंट्स को कांग्रेस की सभाओं में भेजते हैं, गाली दिलवाते हैं और फिर खुद ही हमला करते हैं। इंडी गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद संजय राउत भी अलग लेवल पर चले गए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए बीजेपी ने अंदर लोग छोड़े होंगे। बीजेपी ने अंदर लोग छोड़े तो आपने पकड़ के, जब वो गाली दे रहा था, कांग्रेस के बाकी लोग तो थे वहां। अगर बीजेपी का आदमी था तो उसको पकड़ के ले जाते, पुलिस में जमा कराते। वीडियो वायरल हुआ तो पहले वही आदमी आके वहां जिसकी रैली थी, जिसने कार्यक्रम आयोजित किया था, वो आके माफी मांगा। वो कह रहा कि मेरे सामने वहां पे एक नाबालिग लड़के ने गाली दी थी मां की, उसको पीटा भी 2 लोगों ने, वो माफी मांग रहा है। और ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने आदमी घुसा दिया। बीजेपी ने आदमी घुसाया तो आप पकड़ के पुलिस के पास क्यों नहीं ले गए? इतना आपको अगर लग रहा था कि गाली नहीं देनी चाहिए थी। सुनिए इन लोगों का जरा लॉजिक सुनिए, कैसी कैसी बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक टूल किट है जो अब बाहर आ चुका है। पिछले 11 साल से बार बार इस टूल किट का इस्तेमाल होता है। पहले अपने एजेंट्स को हमारी सभाओं में भेजते, इस तरह की गाली गलौज करवाते हैं, गंदे भद्दे नारे दिलवाते हैं, फिर हम पर हमला बोलते हैं कि हमारे लोग थे। उसके बाद आज जो गुंडागर्दी की सदाकत आश्रम, ये इस तरह की एक रूलिंग पार्टी की ये तरीका लगता है आपको? सदाकत आश्रम में हमारे कार्यकर्ताओं के सर फोड़े गए। गलती आप खुद करो, षड्यंत्र आप रचो, बदनाम हमें करने की कोशिश करो, मुद्दा बनाओ ताकि ध्यान हटे आपकी वोट चोरी से।
देखिए, कार्यकर्ता कोई देता होगा, वो शायद बीजेपी के लोग भी अंदर छोड़े होते हैं। बीजेपी वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी अच्छे काम को बदनाम करने के लिए, यात्रा को बदनाम करने के लिए, राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए। क्या ये हमारा अनुभव है महाराष्ट्र में? ये लोग किसी भी स्तर पर नीचे गिर सकते हैं, ये उनके लोग होंगे। ये उनके लोग होंगे, इतने दिन में पता नहीं कर पाएंगे लोग हैं या नहीं हैं, लेकिन बस अपना कह दिया। एक माफी मांगने के लिए भी ये लोग तैयार नहीं है भाई। यहां गलत हो गया, चलो किसी कार्यकर्ता ने दे दिया होगा, उसको पार्टी से निकालते, वो भी नहीं। एकदम लगे हुए हैं वोट चोरी से ध्यान भटकाने के लिए हुआ होगा, उसका आदमी हुआ होगा, किया होगा। आप ये भी देखिए कि इधर इंडी के नेता गालीकांड को नया एंगल देने में जुटे हैं, उधर दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल की जाने लगी। इस तस्वीर में दिख रहे शख्स को पीएम मोदी को गाली देने का आरोपी मोहम्मद रिजवी बता दिया गया। गले में डाले गए बीजेपी के पट्टे की दलील देकर उसे बीजेपी का मेंबर बताया जा रहा है, लेकिन तस्वीर में दिख रहे शख्स ने खुद आज सामने आकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश किया। दरअसल तस्वीर में जिस शख्स को मोहम्मद रिजवी बताया जा रहा है, उस शख्स का नाम नेक मोहम्मद है, जिसका कहना है कि वो तो कभी बिहार गया ही नहीं, तो वहां जाके मां की गाली कैसे दे देगा पीएम मोदी को। जी आप सुनिए वायरल हो रही तस्वीरों पर यह शख्स क्या कह रहा है। देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि बिहार चुनाव को लेकर के कुछ ट्रोलर लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश रची है। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से मेरे फोटो को निकाल करके और मेरे खिलाफ मोदी जी को गाली देने वाला बताया जा रहा है। मैं उसकी सूचना अभी थाने में आकर के, जितने लोगों ने मेरे खिलाफ कुछ स्क्रीनशॉट मुझे मिले हैं, कुछ लोगों के माध्यम से मैंने उनको लगा करके और थाने में भी सूचना दी। भाई मैं ये कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी का आदमी था, इससे गाली दिलवाई गई, आप इतने कॉन्फिडेंट है इसी ने दी, आप क्यों नहीं एफआईआर कराते इसके खिलाफ? ये एफआईआर करा रहा है उन लोगों के खिलाफ जो कि इनको कह रहे हैं कि झूठे इसने जो है वो किया है। एक तरफ सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को गाली देने वाले शख्स को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ बीजेपी की शिकायत पर बिहार पुलिस ने पीएम मोदी को मां की गाली देने वाले असल आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। इस शख्स का नाम मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। आरोपी की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसमें उसके गले में कांग्रेस का पट्टा लटका हुआ नजर आ रहा है। तो जिसको एक्शन करना था उसने कर दिया, उसने पकड़ भी लिया भाई। कोई कोने में खोपचे में जाके थोड़ी गाली दिया था, सबको दिख रहा था किसने गाली दी थी, पकड़ा गया। लेकिन यह बोलने की बजाय कि हां किसी ने मेरी पार्टी में गलत कर दिया, मैं माफी मांगता हूं, किसी को मां की गाली नहीं देनी चाहिए। नहीं गाली हमने नहीं दी, ये तो उनके लोगों ने दिया होगा, देखिए माथा फाड़ दिए। कांग्रेसी लाठी चला रहे हैं तो ठीक, बीजेपी ने लाठी चलाई तो वो हिंसा हो गई। दोनों क्यों चलाए, मैं तो ये पूछ रहा हूं। अभी तक तो पीएम मोदी को लेकर बवाल मचा, लेकिन इसी बीच अमित शाह को भी कुछ ऐसा बोल दिया गया कि और हंगामा हो गया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा देश के गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बयान देने के मामले में गिर गई। टीएमसी पीएम मोदी के मिशन डेमोग्राफी से भड़की हुई है और आज महुआ मोइत्रा ने अवैध घुसपैठ को केंद्र सरकार की नाकामी बता दिया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि अगर अमित शाह बांग्लादेशी घुसपैठ को नहीं रोक पाते हैं तो उनको सिर काटकर पीएम की टेबल पर रख देना चाहिए। महुआ मोइत्रा का जरा बयान सुनिए। যদি অন্য দেশের মানুষরা রোজে শয়ে শয়ে লাখে লাখে কোটি কোটিতে ডুবে যাচ্ছে, যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, তা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। क्या ही होता जा रहा है इंडी गठबंधन को, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अगर घुसपैठ हो रही है तो अमित शाह का गर्दन काट के पीएम की टेबल पर रख देना चाहिए। क्या बोला? पाठशाला में बगली क्लास, इसमें चैप्टर इस बात का कि अमेरिका में हड़कंप, हाथों में धब्बे, पैरों में सूजन, लड़खड़ाते ट्रंप को कौन सी भयानक बीमारी हो गई? क्या ट्रंप की तबीयत इतनी खराब है कि कभी भी अनहोनी हो सकती है? क्या ट्रंप को कुर्सी छोड़नी होगी? ट्रंप की भयंकर बीमारी का चैप्टर अब खोल रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो पूरी दुनिया को धमकाते फिरते हैं, लेकिन कुछ दिनों से ट्रंप के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिससे सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप की हालत सही है भी या नहीं। पिछले काफी समय से ट्रंप की हेल्थ को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब अमेरिका में लोग खुलकर यह बोल रहे हैं कि ट्रंप फिट नहीं है। ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देखकर साफ पता चल रहा है कि वो ठीक नहीं है। इसी बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ट्रंप की हेल्थ पर कुछ ऐसा बोल दिया जिससे अटकलें तेज हो गई कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे भी या नहीं। क्या ट्रंप को कुर्सी छोड़नी होगी? देखिए कैसा कैसा तस्वीर आ रहा है। क्या ट्रंप को कुर्सी छोड़नी होगी, यह सवाल अमेरिका में उठ रहा है।
अमेरिका में मेडिकल एक्सपर्ट से लेकर आम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप को कोई गंभीर बीमारी हो गई है। भाई, ट्रंप के हाथ पर अजीब से धब्बे बने हुए हैं। ट्रंप के पैरों में लगातार सूजन आ रही है। ट्रंप को सीधे चलने में भी दिक्कत आती है। ट्रंप चलते चलते लड़खड़ाने लगते हैं। क्या ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? क्या ट्रंप की जगह जेडी वेंस राष्ट्रपति बनेंगे या उनको जिम्मेदारी संभालनी होगी? ट्रंप के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आपको डिटेल में बताऊंगा। वो तस्वीरें, वो वीडियो जो सवाल पूछ रहे हैं कि ट्रंप को कौन सी भयंकर बीमारी हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सेहत पर चर्चाएं तो काफी पहले से हो रही हैं, लेकिन इस चर्चा को हवा देने का काम किया है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने। जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में ट्रंप की सेहत को लेकर जो कहा, उससे पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए। जेडी वेंस से ट्रंप की सेहत को लेकर सवाल पूछा गया था, जिस पर वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से फिट हैं। ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन भगवान न करे, ध्यान से सुनिए, वो कह रहे हैं भगवान न करे कोई बुरी घटना हो जाती है तो मैं यानी जेडी वेंस पूरी तरह से तैयार हूं। पिछले 200 दिनों में ट्रंप के साथ काम करना राष्ट्रपति पद के लिए सबसे बड़ी और अच्छी ट्रेनिंग है। यानी अमेरिका का उपराष्ट्रपति खुद संकेत दे रहा है कि भाई ट्रंप वैसे तो फिट लग रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ी घटना, मतलब बड़ी घटना क्या, निपट भी सकते हैं ट्रंप, सिर्फ कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है सेहत की वजह से, क्या हो सकता है? और वो कह रहे हैं कि अगर कुछ हो गया तो मैं कुर्सी पे बैठ जाऊंगा। अब उपराष्ट्रपति इतनी बड़ी बात कह रहा है तो चर्चा तो होगी। ट्रंप की सेहत को लेकर अटकलें तेज हो गई। ट्रंप की सेहत को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसके पीछे कई वजह हैं और उनके बारे में अब आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली वजह तो ये तस्वीर है बॉस। ट्रंप के हाथ में बड़े से धब्बे को आप देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप की को कोई स्किन डिजीज हो गई है। देख रहे हैं आप कैसे वहां हाथ जो है वो चुरमुराया हुआ और अलग रंग है। ये देखिए, हाल फिलहाल में ट्रंप को जितनी भी क्लोज पोज में उनकी तस्वीरें, ये देखिए एक और तस्वीर या वीडियो है, उनमें ट्रंप के हाथ का धब्बा साफ दिख रहा है और वो भाई साहब उसको छिपा रहे हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग से ट्रंप हाथ मिलाते हुए जो उनकी तस्वीर आई थी, इसमें भी ट्रंप के हाथ के ऊपर धब्बा दिख रहा है। ये देखिए, ये ट्रंप का हाथ है और उसमें देखिए कैसा धब्बा दिख रहा है। ट्रंप के दाहिने हाथ पर दिख रहे स्पॉट को लेकर पूरे अमेरिका में चर्चा हो रही है और ट्रंप के हाथ में यह धब्बा आज से नहीं बल्कि कई दिनों से दिख रहा है। जब इसकी चर्चा शुरू हो गई, लोग कयास लगाने लगे तो ट्रंप ने इस धब्बे को छुपाना शुरू कर दिया। देखिए कैसे छुपा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ट्रंप अपने लेफ्ट हाथ को राइट हैंड के ऊपर रख रहे हैं और बहुत सहज तौर पर नहीं, एक होता कि आदमी ऐसे रख लिया, उनको समझ में आ गया कि लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में दाग है तो ऐसे करके छुपा लिया। वो अपने हाथ पर लगे धब्बे को छुपाने की कोशिश करते हैं। अब अगर इसमें कोई परेशानी या हेल्थ इशू नहीं है तो छुपाने की क्या जरूरत है? इतना ही नहीं, ट्रंप तो इस धब्बे को मेकअप से भी छिपाने की कोशिश कर रही है। देखिए, एकदम काला काला साफ दिख रहा था तो भाई साहब वहां मेकअप लगा लिए। अब मेकअप भी तो एकदम मैच नहीं ना करेगा भाई। ये आप तस्वीर देखिए, ट्रंप के हाथ पर फाउंडेशन से भारी मेकअप किया गया है जिससे धब्बा छुपा हुआ दिखे। मीडिया कम है, उसने एकदम फोकस कर दिया कि देखें, अल्लाह दिख गया। मेकअप इतना ज्यादा था कि लोगों का ध्यान इस पर चला ही गया। लोग सवाल करने लगे कि आखिर ट्रंप को क्या हुआ है, वो क्या छुपा रहे हैं, मेकअप करके क्यों आना पड़ रहा है उनको। ट्रंप की सेहत को लेकर और भी सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि ट्रंप पूरी तरह से फिट नहीं है। पिछले दिनों ट्रंप के पैरों में भयंकर सूजन भी आई हुई थी। यह तस्वीर देखिए, इसकी भी तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो रही। ट्रंप के पैर सामान्य से थोड़े मोटे दिख रहे हैं। ये देख रहे हैं, जूता एकदम कसा हुआ है, पैर नहीं फूल जाता है। ट्रंप के एंकल देखिए अजीब सी शेप में दिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप के एंकल डिफॉर्म हो गए हैं, यानी उनका आकार बिगड़ रहा है क्या। इसी तरह से ट्रंप की वॉकिंग स्टाइल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी महीने अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई थी। पुतिन खुद अलास्का आए थे और ट्रंप के साथ बातचीत की थी। इस दौरान ट्रंप की सेहत को लेकर अटकलें लगने लगी थी कि ट्रंप देखिए एक लाइन में नहीं चल पा रहे थे। ट्रंप जब अलास्का पहुंचे और प्लेन से उतरे तो सामने रेड कारपेट बिछा हुआ था। इस रेड कारपेट पर ट्रंप सीधे नहीं चल पा रहे थे, वो जिग जैग स्टाइल में चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रंप का अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है। इसी वजह से अमेरिका में चर्चा हो रही है कि ट्रंप की सेहत ठीक है भी या नहीं। ऐसे देखिए, ऐसे चल रहे हैं धीरे धीरे में तो आपको उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन इसको जब आप थोड़ा सा फास्ट कीजिए, देखिए पूरा एंगल ही गड़बड़ाया भाई। ऐसे कौन ए बनाते हुए बी बनाते हुए चलता है।
ट्रंप की सेहत और अजीब बिहेवियर की चर्चा आज से नहीं हो रही। आप ये तस्वीरें देखिए जो इसी साल जुलाई महीने की हैं। ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कुछ बता रहे थे। ट्रंप के पीछे कई सारे लोग खड़े हैं जिनमें जेडी वेंस भी हैं। आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप के पीछे इतने लोग नहीं होते। ट्रंप बोलते बोलते अचानक धन्यवाद देते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले जाते हैं। जाते समय भी ट्रंप देखिए थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं और वहां से कट लेते हैं। ट्रंप के हाथों पर धब्बे, पैरों में सूजन, इसको लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से भी जानकारी दी गई। व्हाइट हाउस ने चर्चाओं को शांत करने के लिए इन दोनों घटनाओं के पीछे की वजह बताई। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के टेस्ट कराए गए हैं। ट्रंप लगातार लोगों से हैंडशेक करते हैं। इसके अलावा ट्रंप एस्पिरिन दवा भी लेते हैं जिससे स्किन पतली हो जाती है। इससे लोगों से हाथ मिलाने पर स्किन छिलने और चोट लगने का खतरा रहता है। परेशानी की कोई बात नहीं। व्हाइट हाउस ने यह भी बताया कि टेस्ट के बाद किसी भी गंभीर बीमारी के सबूत नहीं मिले। ट्रंप को क्रोनिक वेन्स इनसफिशिएंसी बीमारी डायग्नोस हुई। यह एक आम बीमारी है जो 70 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों में देखी जाती है। इस बीमारी की वजह से पैर की नसों से खून दिल तक ठीक से पंप नहीं हो पाता, जिससे घुटने में सूजन और दर्द महसूस होती है। यानी व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप पूरी तरह से ठीक है और कोई गंभीर बीमारी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो जेडी वेंस क्यों कह रहे हैं कि अगर कोई बुरी घटना हो जाती है तो मैं राष्ट्रपति पद संभालने के लिए तैयार हूं? भाई वो भी कहते हैं इंटरव्यू में कि भाई वो हाथ मिलाते हैं तो इतना काला पड़ गया। एक तो कैसा हाथ है कि हाथ मिलाने से काला पड़ जा रहा है, और ऊपर से उसमें इतनी बड़ी बात तो नहीं हो सकती कि आपका वाइस प्रेसिडेंट कह दे कि हाँ मैं कुर्सी संभालने के लिए तैयार हूं। यानी लोग पूछ रहे हैं कि व्हाइट हाउस पूरा सच बता भी रहा है या छुपा रहा है। व्हाइट हाउस भले इस बात से इनकार कर रहा है कि ट्रंप को कोई गंभीर बीमारी है, लेकिन अमेरिका में हेल्थ एक्सपर्ट ट्रंप के सिम्टम देखकर गंभीर ब्रेन डिसऑर्डर होने की आशंका जता रहे हैं। मशहूर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैरी सेगल और डॉक्टर जॉन गार्टनर ने ट्रंप के बिहेवियर को देखते हुए कहा है कि ट्रंप के अंदर डिमेंशिया के लक्षण साफ साफ दिख रहे हैं। ट्रंप की स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही है। हो सकता है कि ट्रंप फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया यानी FTD से पीड़ित हो। यह बीमारी दिमाग के सामने और किनारे के हिस्से को प्रभावित करती है। इससे बीमार व्यक्ति के व्यवहार, भाषा और चलने फिरने की एक्टिविटी पर असर पड़ता है। इससे पीड़ित व्यक्ति देखने में ऐसा लगता है जैसे नशे उसने किया हुआ हो। FTD से पीड़ित व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता लगातार कम होती जाती है। हाल के दिनों में ट्रंप के व्यवहार में इस बीमारी के लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए ऐसा कर रहे हैं क्या, धमकी उमकी दे रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। इनको इसीलिए तो ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा कि भारत से पंगा नहीं लेना है। ट्रंप की सेहत को लेकर जिस तरह से कयास लग रहे हैं, ठीक वैसे ही पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए भी होता था। बाइडेन की सेहत के बारे में भी उस समय व्हाइट हाउस ने सही जानकारी नहीं दी थी। हालांकि बाद में बाइडेन ने खुद स्वीकार किया था कि वो फिट नहीं है और इसी वजह से राष्ट्रपति पद के चुनाव से हट गए थे। अब यही ट्रंप के साथ हो रहा है। आप देखिए, ट्रंप अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति। शपथ लेते समय ट्रंप की उम्र 78 साल 220 दिन थी। जो बाइडेन 78 साल 61 दिन की उम्र में राष्ट्रपति बने। अब ट्रंप की उम्र 79 ईयर्स को पार कर गई है और जिस तरह से उनकी सेहत पर चर्चाएं हो रही हैं, उससे सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा भी कर पाएंगे या नहीं। जो बाइडेन की ही तरह ट्रंप भी कई बार लड़खड़ाते हुए दिख चुके हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, प्लेन में चढ़ते समय सीढ़ियों पर ट्रंप लड़खड़ा गए थे। ऐसा एक नहीं 2-3 बार हो चुका है। ट्रंप की उम्र 80 के करीब पहुंच रही है और इस उम्र में इस तरह से लड़खड़ाना आम बात है। लेकिन ट्रंप के साथ और भी समस्याएं हैं और भी सिम्टम दिख रहे हैं, जिस वजह से लोग चर्चा कर रहे हैं कि ट्रंप की सेहत ठीक नहीं है। ट्रंप के हाथ में जो स्पॉट दिख रहा है, धब्बे दिख रहे हैं, वैसे ही धब्बे ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ के हाथ पर भी देखे गए थे। इस तस्वीर को आप देखिए, दोनों के हाथ में एक जैसा निशान दिख रहा है। देख रहे हैं ट्रंप का हाथ और उधर महारानी एलिजाबेथ का हाथ। ट्रंप की फोटो तो इसी महीने की है, जबकि क्वीन एलिजाबेथ की फोटो 6 सितंबर 2022 की है, जो उनकी आखिरी पब्लिक मीटिंग थी। क्वीन एलिजाबेथ का निधन 8 सितंबर 2022 को हुआ था। उससे सिर्फ 2 दिन पहले बालमोरल कैसल में क्वीन की यह तस्वीर ली गई थी। इस फोटो में क्वीन अपना हाथ आगे बढ़ाती हुई दिखती हैं और उनके हाथ में जैसा काला निशान था, वैसा ही ट्रंप के हाथ में। वो तो ज्यादा दिन नहीं बची। क्या ट्रंप को उनकी जिंदगी को लेकर भी कोई खतरा है? क्या इसीलिए जेडी वेंस कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने को तैयार हूं? क्या वाकई जो डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी समझ इधर उधर हो गई है, भाई से नहीं संभल रहा मामला, इसलिए ट्रंप जो है वो सबको धमकाते चल रहे हैं?
कुछ भी बोलते चल रहे हैं। क्या इसी सनक में वो बार बार कह देते हैं मैंने सीज फायर कराया, मैंने ये कराया, मैंने वो कराया, बिना मोदी से बात किए कह देते हैं कि मैंने मोदी से बात कर ली है। भाई अब इलाज कराएं अगर ऐसा है तो, बाकी उनकी धमकियों का इलाज तो भारत कर ही रहा है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं से ऐसा क्या कह दिया कि ओवैसी को गजब आग लग गई। मोहन भागवत को मोदी का गुरु घंटाल बताने वाले ओवैसी को किस मौलाना ने ही रगड़ दिया, अब इसका चैप्टर। पिछले 24 घंटे से संघ प्रमुख मोहन भागवत की बातों पर बवाल मचा हुआ है। मोहन भागवत ने वैसे तो ऐसा कुछ बोला नहीं है जिससे किसी को आग लगे, लेकिन आरएसएस से जलने वाले लोग इतने हैं कि संघ कुछ भी बोले उसका विरोध करने वाले खुद ही आगे आ जाते हैं। जैसे मोहन भागवत ने कह दिया कि सभी को, हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि जितना जरूरी जनसंख्या नियंत्रण है उतना ही जरूरी जनसंख्या संतुलन है। लेकिन इससे ओवैसी जैसे नेता तिलमिला गए। मोहन भागवत के बयान से ओवैसी को ऐसी आग लगी कि मोहन भागवत को पीएम मोदी का गुरु घंटाल कह दिया ओवैसी ने आरएसएस के साथ साथ बीजेपी को भी लपेट लिया, जबकि बीजेपी ने ना कुछ कहा ना इस मुद्दे से कोई कनेक्शन था उसका। मोहन भागवत ने कहा था कि भारत के सभी घरों में 3 बच्चे होने चाहिए। ओवैसी कह रहे हैं कि महिलाओं पर गैर जरूरी बोझ डाल रहे हैं आप। मोहन भागवत ने कहा कि 3 बच्चों से ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो ओवैसी ने मोहन भागवत को नरेंद्र मोदी का गुरु घंटाल बता दिया। मोहन भागवत ने कहा कि इस्लाम नहीं रहेगा, ऐसा सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं हो सकता। ओवैसी कह रहे हैं कि आरएसएस की पॉलिसी है गुमराह करो, नफरत पैदा करो। मोहन भागवत ने कोई बात ऐसी नहीं कही जो मुसलमानों के विरोध में हो, लेकिन ओवैसी को अपना एजेंडा चलाना है कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों को दबाया कुचला जा रहा है। तो ओवैसी भागवत के बयान पर भड़क गए। कौम की बात करने वाले ओवैसी ने मोहन भागवत को मोदी का गुरु घंटाल कह दिया। उनके ही मौलाना ने उनको तगड़ा जवाब दिया। पूरा इकोसिस्टम भड़का हुआ है। वैसे तो कांग्रेस ने तो हद ही कर दी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने आरएसएस के लिए जो कहा वो तो बता भी नहीं सकता। 3 बच्चों वाले बयान पर कैसे घमासान मच गया है, पहले ट्रेलर देखिए फिर विस्तार से बताता हूं। तो गुरु हैं, गुरु घंटाल हैं नरेंद्र मोदी के। भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। तो ये जो आरएसएस की डबल स्पीक की पॉलिसी शुरू से रही है कि गुमराह करो और फिर नफरत पैदा करो। इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स पीएम मोदी पर शुरू होती है और पीएम मोदी पर ही खत्म होती है। मुद्दा कोई भी हो, बात किसी की भी हो, कैसा भी टॉपिक क्यों ना हो, ओवैसी अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए पीएम मोदी का नाम खींच के जरूर ले आते। एक बार फिर ऐसा ही हुआ जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत की पॉपुलेशन पॉलिसी पर अपने सिर्फ विचार रखे, तो आरएसएस के 100 साल होने पर मोहन भागवत के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि सभी लोगों को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। बस ओवैसी को यही मुद्दा मिल गया। उन्होंने खरी खोटी सुना दी और पीएम मोदी का नाम भी लिया है। सुनिए एक बार। आरएसएस ये कह रही है कि 3 बच्चे आप पैदा करिए, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि अचानक तब्दीली कैसे आ गई, ये तब्दीली कैसे आ गई। और आपको याद होना चाहिए कि 2019 में 2019 में 15 अगस्त लाल किले से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत है 2019 में। अब मोदी ये बात कह चुके हैं और मोदी ने कहा था कि छोटी फैमिली देशभक्ति है। फिर 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सबसे ज्यादा बच्चे ये लोग पैदा करते। क्या भगवत इससे एग्री करते हैं? बता दीजिए। वो तो गुरु हैं, गुरु घंटाल हैं नरेंद्र मोदी के। और पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर आरएसएस का क्या ओपिनियन है, मोहन भागवत बता दें। मोहन भागवत ने सिर्फ इतना कहा कि भाई जिनके 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं, वो 3 कर लें। उन्होंने कहा पॉपुलेशन में नियंत्रण रहना चाहिए, लेकिन एक संतुलन भी रहना चाहिए। और ये उनकी राय है, किसी को जबरदस्ती नहीं करना कि नहीं सबको 3 करना ही है। और नरेंद्र मोदी ने कहा पॉपुलेशन कंट्रोल करो। 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं लोग, 6-6, 8-8 कर रहे हैं। उस पर उन्होंने कहा कि इसको कंट्रोल करो।
ओवैसी की पूरी पॉलिटिक्स ही मोदी और मुसलमान पर टिकी है। अब तो ये ट्रेंड भी बनता जा रहा है कि मोदी को गाली दो, उन्हें नीचा दिखाओ और अपनी पॉलिटिक्स को चमकाओ। ओवैसी भी उसी लाइन पे चल रहे हैं, इसलिए बेहद सधे हुए शब्दों का इस्तेमाल करने वाले ओवैसी की जुबान भी फिसल गई। वो आरएसएस प्रमुख को नरेंद्र मोदी का गुरु घंटाल कहने लगे, लेकिन शायद ओवैसी ने मोहन भागवत को पूरा सुना नहीं या सुनना नहीं चाहते। लेकिन आपको उन्हें सुनना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर घर में 3 बच्चों वाली बात मोहन भागवत ने कही क्यों थी। फिर जिसको करना है नहीं करना वो तो उसका अपना फैसला है। भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। ये देश की दृष्टि से कह रहा हूं। दूसरा, एक कंसर्न भी है, जनसंख्या एक एसेट है, बोझ भी हो सकता है। कल खिलाना पड़ेगा ना सबको, तो उसी के लिए पॉपुलेशन पॉलिसी रिकमेंड करती है। तो दोनों तरफ से जनसंख्या नियंत्रित रहे और जनसंख्या पर्याप्त रहे, तो 3 होने चाहिए। 3 से बहुत ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहिए, उनकी परवरिश वगैरह ठीक होने की दृष्टि से। ये सब लोगों ने स्वीकार करने वाली बात है। जन्म दर कम होने की बात है तो वो सबका कम हो रहा है। हिंदुओं का पहले से कम था तो ज्यादा कम हो रहा है, बाकी लोगों का उतना कम नहीं हो रहा था तो आज उनका ज्यादा दिखता है, लेकिन उनका भी कम हो रहा है। यानी पूरा बयान यह था कि जनसंख्या नियंत्रित भी हो, संतुलित भी हो और सबकी जनसंख्या कम हो रही है, यह भी उन्होंने कहा। हो रहा है हंगामा। भारी बारिश के बाद पहाड़ों पर आफत मची हुई है। उत्तराखंड में तो बादल फटने का सिलसिला ही नहीं रुका। रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फट गया है, जिसमें 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए। एसडीआरएफ ने रुद्रप्रयाग में 40 और चमोली में 30 लोगों का रेस्क्यू किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड हो गया, जिसमें मणि महेश यात्रा पर निकले 11 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है।